तो आगे हमारा ये पैरा 21 एडोक प्रमोशंस। गवर्नमेंट इज averse to making adhoc promotions and continuing the same for a long time, which results in hardship to the employees when rewarded. इसका मतलब ये है कि जो सरकार है वो एडोक प्रमोशन देने के अगेंस्ट में है। वो नहीं चाहती कि एडोक प्रमोशन दिया जाए और एंड कंटिन्यूइंग द सेम फॉर लॉन्ग पीरियड, और उसको लंबे समय तक रखा जाए। सरकार इसके खिलाफ है। इससे होता क्या है कि आदमी लंबे समय तक करने के बाद जब उसको रिवॉर्ड किया जाता है तो कर्मचारी को नुकसान होता है फाइनेंशियली। जब हम कम करते हैं तो पगार कम हो जाता है, तो वो उसकी वजह से हार्डशिप फेस करता है। इसलिए सरकार इसके अगेंस्ट में है। Normally, ad hoc promotion should not be made in vacancies of regular nature. एक तो बता दूं कि एड होक प्रमोशन का जो क्लियर जो फंडामेंटल चीज है समझने की, वो ये है कि एड होक प्रमोशन हमेशा हम शॉर्ट टर्म वैकेंसीज का करते हैं, करना चाहिए हमेशा। जैसे कोई छुट्टी पे गया है, कोई लेडीज मैटरनिटी लीव पे गई है, आपका सिलेक्शन किसी वजह से पेंडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो 2-4-6 महीने के लिए करना चाहिए। उसके लिए वो वैकेंट पोस्ट है तभी करना चाहिए। आपकी वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी है, मतलब ये कि एक पोस्ट परमानेंटली खाली है, तो उसमें जहां तक हो सके जल्दी से सिलेक्शन या सुटेबिलिटी करके उस पोस्ट को भरना चाहिए, एडॉक नहीं करना चाहिए। तो इसका भी मतलब ये है कि नॉर्मली एडॉक प्रमोशन जो है रेगुलर वैकेंसीज के अगेंस्ट में नहीं करना चाहिए। इन एनी केस सच अरेंजमेंट शुड नॉट बी अलाउड टू लास्ट beyond 3 to 4 months except in exceptional circumstances like stay order from the courts। नॉर्मली बताया कि जो अरेंजमेंट किया जाएगा एडॉक प्रमोशन का, वो सिर्फ 3 से 4 महीने तक किया जाता है, एक्सेप्ट अगर किसी स्टे ऑर्डर की वजह से लंबा करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन नॉर्मली 3 से 4 महीने से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होगा एडॉक प्रमोशन। ये बात बोलता है। When ad hoc promotion are found inescapable in selection post in the exigency of service, the same should be ordered only from amongst the senior most eligible staff strictly in accordance with the existing guidelines। अगर हमको करना पड़ा inescapable मतलब जब जिसे हम बच नहीं सकते, करना ही पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे, लेकिन किसको लेंगे? सीनियर मोस्ट जो एलिजिबल पर्सन होगा उसी से करेंगे, और एज पर जो भी रूल है गाइडलाइंस है सब्जेक्ट पे, उसके हिसाब से सीनियर मोस्ट को ही लेंगे। As per rule, a junior should not be promoted ignoring his senior unless the competent authority ordering the ad hoc promotion considering unsuitable। किसी जूनियर को सिर्फ तभी कर सकते हैं कि सीनियर को किसी वजह से प्रमोशन के लिए अनसुटेबल माना गया है। वो पेपर पे होना चाहिए, वर्बली नहीं कि हाँ यार देखने में ठीक ठाक नहीं लग रहा है, इसका नॉलेज नहीं है। जब तक प्रॉपर अथॉरिटी उसको अनसुटेबल ना कर लें फाइल पे, तब तक हम जूनियर को नहीं ले पाएंगे, नहीं तो आपको सीनियर को ही लेना पड़ेगा। इसका ये मतलब होता है। ad hoc arrangement should normally lapse after 4 months। इसने बोला है कि ad hoc arrangement जैसे ही खत्म हो गया आपका 4 महीने बाद लैप्स हो जाएगा। फर्दर इसको कंटिन्यू करना है तो फर्दर कंटिन्यूस कैन ओनली बी ऑर्डर बाय सीपीओ पर्सनली, हु शुड determine the reason for non-finalization of selection and then authorize extension for ad hoc promotion for a period minimum period so that selection committee can finalize the panel। Delay in forming panel must be explained and put up to GM's appraisal and acceptance। तो ये बताया कि नॉर्मली 4 महीने के बाद लैप्स हो जाएगा, और 4 महीने के बाद अगर कंटिन्यू करना है तो सीपीओ का पर्सनली अप्रूवल लगेगा। सीपीओ जो है पर्सनली उसको देखेंगे कि उसको जस्टिफाई होता है कि क्यों सिलेक्शन नहीं कर पाए हम, और उसको जब पर्सनली वो इंश्योर करेंगे हाँ रीजन जो था वो जस्टिफाई था, तब वो ऑथराइज करेंगे एड होक प्रमोशन को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे मामले में बताया कि इस डिले जो फॉर्म पैनल जो भी डिले हो रहे हैं उसमें उसके रीजंस वगैरह जो भी हैं वो जीएम को के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। FNCA should not clear the pay of such promotion beyond 3 months unless the sanction has the personal approval of CPO। ये बहुत अच्छा काम का सब्जेक्ट है। कई बार एड होक प्रमोशन चलते रहते हैं, पेमेंट होता रहता है, फिर सालों साल चलते हैं, जो गलत होता है। ये रूल को फॉलो किया जाए और FNCO के यहाँ से पेमेंट नहीं बंद हो जाती है। किसी भी एड होक प्रमोशन का जब मेमो निकला है 3 महीने बाद उसकी सैलरी पेमेंट स्टॉप हो जाना चाहिए, और अगर कंटिन्यू करना है तो सीपीओ का अप्रूवल लगना चाहिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है ऑब्जेक्टिव के लिए। Where it is absolutely necessary to fill up the post on ad hoc basis, then the senior most person available in the seniority list should normally be promoted unless the authority ordering the promotion considering unsuitable। ये वही बात बताइए कि सीनियर मोस्ट बढ़ना है तो जैसा मैंने ऊपर बताया हुआ सेम वही चीज है कि अगर बढ़ना है तो सीनियर से करेंगे, जूनियर को तभी करेंगे जब सीनियर मोस्ट को अनसुटेबल कर दिया जाएगा। अगला है इन नो केस सेकंड एड होक प्रमोशन शुड बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। एड होक प्रमोशन जो देंगे इसका मतलब को बताएगा कि क्या है सेकंड, मतलब एक आदमी को एक बार एड होक दे दिया, यानी कोई आदमी 2800 है उससे 4200 दे दिया, तो 4200 के बाद 4600 एड होक नहीं देंगे। ठीक है ना? इसका सेकंड एड होक का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि अभी 3 महीने के लिए दिए फिर फर्दर फिर 3 महीने के लिए देना है, उसको सेकंड नहीं बोलेंगे। सेकंड मतलब हायर साइड में
2842 होती है 4200 से। जब आप 4600 की बात करोगे तो ये इसको बोलते हैं सेकंड एडोक। जब आप पढ़ोगे मेरे ख्याल से आपको ये समझ में नहीं आएगा सेकंड मतलब क्या होता है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है। सेकंड मतलब दोबारा देने की बात तो नहीं हो रही। तो सेम ग्रेड में तो दोबारा भी दे सकते हैं अपन, लेकिन हायर ग्रेड के लिए आपको जो है वो लागू होगा इस पे। अब हम एडोक प्रमोशन कब कब देंगे, कंडीशंस बताइए। सम ऑफ द सिचुएशन व्हिच में लीड टू एडोक प्रमोशंस आर इलस्ट्रेटेड बिलो। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पैनल, पैनल आपके पास नहीं है, वैकेंसी पड़ी हुई है आपकी। रिवीजन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल इज अंडर प्रोसेस एंड इज कंटेम्पलेटेड। मतलब अभी कई बार नहीं होता जैसे 7 पीसी आ गया, 6 पीसी आ गया, टाइमिंग हमारे पॉलिसी नहीं है हमारे को, और वैकेंट पोस्ट पड़ी हुई है और हमारी पॉलिसी नहीं है भरने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में भी वो एडोक प्रमोशन कर सकते हैं। और एक होता है कि रिवीजन सीनियरिटी लिस्ट में कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं कई बार, कई सीनियर लिस्ट के खिलाफ जो है लोगों के रिप्रेजेंटेशन आते हैं कि हमारे सीनियर लिस्ट गलत है, तो वो सीनियर लिस्ट को फाइनल होने में कई टाइम लगता है, कई बार कोर्ट केस भी हो जाता है सीनियर लिस्ट में। तो उसकी वजह से हम सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो रिवीजन करना बाकी है, तो उस वजह से भी हम एडोक कर सकते हैं। ये कंडीशन कुछ बताया हुआ है। एज इंडिकेटेड अबाउट द एडोक प्रमोशन शुड नॉट बी फॉर मोर देन 3 to 4 months। भैया करना तो करने की कंडीशन दे दी, लेकिन इसमें बता दिया 3 से 4 महीने ज्यादा नहीं होगा। एनी एक्सटेंशन शुड हैव द पर्सनल अप्रूवल ऑफ सीपीओ एंड एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू फाइनलाइज द सिलेक्शन। इसमें यही कहा है कि अगर 3 से 4 महीने का करेंगे, ज्यादा करना है तो उसमें पर्सनल अप्रूवल सीपीओ साहब को चाहिए, और हम सिलेक्शन को फाइनल करने की पूरी कोशिश करेंगे। When ad hoc promotion are made in such cases, the notification for promotion should clearly specify the employee concerned has not been selected for regular promotion, and that this temporary promotion give him no right for regular promotion, and this promotion is provisional for the purpose of drawing pay। कोई भी एडोक प्रमोशन करेंगे तो ऐसा नहीं सीधा मेमो निकाल के प्रमोशन ऑर्डर निकाल दी, ठीक है ना। सिंपल, अब भूल ही गए, सेलेक्ट लिस्ट तो निकाल दिया जो भी है, लेकिन आपको पहले उस ऑर्डर में नोटिफिकेशन में बताना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन फॉर प्रमोशन शुड क्लियरली स्पेसिफाई, नोटिफिकेशन बताना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉय कंसर्न है हैज नॉट बीन सेलेक्टेड, कि रेगुलर प्रमोशन इसको हमने नहीं दिया है, ये एक टेम्पररी प्रमोशन है, और उसके बाद इसको रेगुलर प्रमोशन का कोई राइट नहीं होता है। उसका जो पे वे भी करेगा वो एक प्रोविजनल पे होगा। ये सारी बातें उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन आपके उसके नोटिफिकेशन में लिखनी पड़ेगी। नहीं लिखी तो कल वो कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के हारने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपकी सारे नोटिफिकेशन में आना चाहिए कि ये जो सिलेक्शन है ये एडोक सिलेक्शन है, आपका रेगुलर पोस्ट पे कोई प्रमोशन नहीं है, रेगुलर पोस्ट के लिए आपको कोई राइट नहीं आएगा प्रमोशन के लिए, और पेमेंट जो मिल रही है वो भी आपकी प्रोविजनल पे रहेगी, ठीक है। और ये तो सिंपल है। जनरल रूल्स आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली। कोई भी जो जनरल रूल्स होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होते हैं। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है प्रियंका? मैं बता देता हूँ। प्रोस्पेक्टिव होता है, हाँ, कुछ समय के लिए नहीं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि आगे से। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। दो चीज काम में आती है, जो इतने सर्कुलर आएंगे उसमें प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब आज मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, आज से मिलेगा आपको, आज के बाद मिलेगा, या हम कल से देंगे, या हम बोलते हैं मैं आज ऑर्डर निकाल रहा हूँ इसका 1 महीने बाद मिलेगा, ये 2 महीने बाद, इसके 2 साल पूरा नहीं होता, इसको होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और रेट्रोस्पेक्टिव होता है जो पे कमीशन आता है या एमएससीपी जो होता है, वो हम जिस दिन से ड्यू हो जाते हैं, 2 साल पहले से ड्यू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बैक डेट से देना कोई भी बेनिफिट को, हम जो जितने भी प्रमोशन ऑर्डर या जो बेनिफिट होते हैं जनरली प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, यानी आज से जिस दिन से ऑर्डर आदेश निकले। और रेलवे बोर्ड के जो ऑर्डर्स होते हैं मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होते हैं। अगर उसमें कुछ लिखा नहीं है मतलब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जिस दिन से ऑर्डर इशू किया वहां से ही मिलेगा आपको। और रेट्रोस्पेक्टिव में स्पेशली लिखना पड़ता है बोर्ड के द्वारा, उसमें अकाउंट डेट भी होता है कि भाई यहाँ से इसको इस डेट से बेनिफिट दिया जाएगा, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। ये दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो इसने ये बताया कि जनरल रूल जो है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं। हेंस पोस्ट आर टू फिल्ड बाय होल्डिंग सिलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी कंडीशन। ये जनरल बात कही है कि भाई हमको हमें जो प्रमोशन ऑर्डर होंगे, जो भी रूल्स होंगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स होंगे, और हमको एज पर रूल जो भी सिलेक्शन करना है एलिजिबिलिटी के हिसाब से। अब इसमें रिगार्डिंग सी लिखा हुआ है, whenever the seniority is under dispute, selection may be made with reference to existing seniority when the cases are pending before court of law tribunal। ये बोलता है कि कई बार जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सिलेक्शन जो है आपका पेंडिंग है ड्यू टू सीनियरिटी में काफी सारे डिस्प्यूट है, और केस मान लो सीनियरिटी कोर्ट केस चल रहा है, तो ये बोलता है कि आप जो है अभी एग्जिस्टिंग सीनियरिटी जो है आपके पास अवेलेबल, उससे आप सिलेक्शन कर दो। सिलेक्शन में फाइल्स विद द एग्जिस्टिंग सीनियरिटी लिस्ट, बट व्हाइल मेकिंग प्रमोशन इट मे बी मेंशन्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्रमोशन दैट प्रमोशंस आर प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। आपको बस एक लाइन लिखनी है कि ये प्रमोशन जो है ये प्रोविजनल है, ऑर्डर प्रोविजनल है,
और सब्जेक्ट टू फाइनल, फाइनल जो आउटकम है उसके बाद हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह की लाइन उसमें डालनी पड़ेगी। प्रमोशन, ये लाइन पूरी पूरी छापनी पड़ेगी। प्रमोशनल और प्रोविजन सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? ये मेरे ख्याल से खत्म हो गया। चले आगे। नहीं। अब आगे हम चलते हैं प्रमोशनल कोर्सेज। रेलवे में प्रिस्क्राइब रिक्विजिट प्रमोशनल कोर्सेज पासिंग रेलवे में प्रिस्क्राइब रिक्विजिट प्रमोशनल कोर्सेज पासिंग ऑफ विच शुड बी प्री कंडीशन फॉर फर्दर प्रमोशन टू अ ग्रेड इन ए कैडर। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी प्रमोशन होते हैं उसमें कई प्रमोशन के लिए जो है प्रमोशनल कोर्सेज की जरूरत होती है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है, और प्रमोशनल कोर्सेज पास करेंगे तभी हम उस ग्रेड में प्रमोशन कर पाएंगे उस एम्प्लॉय का, ये बताया हुआ है। ठीक है ना। दूसरा लिखा, व्हेन एम्प्लॉय आर बुक्ड फॉर प्रमोशनल कोर्सेज दे शुड बी रिलीव्ड इमीडिएटली। तो जैसे किसी का प्रमोशन हो गया, हमने सेलेक्ट लिस्ट निकाल दी, पैनल निकाल दिया, हमने प्रमोशन ऑर्डर करना है, तो पैनल निकालने के बाद हम प्रमोशन कोर्स भेजते हैं, तो उसको इमीडिएट रिलीव कर देना चाहिए क्योंकि उसका प्रमोशन उस पर इफेक्ट आ रहा है उसका। ठीक है ना, ये बोला गया है। नो एग्जाम्पशन शुड बी गिवन फॉर पासिंग ए प्रिस्क्राइब प्रमोशनल कोर्स। प्रमोशनल कोर्स पास करना रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है, तो आप उसमें कोई भी एग्जाम्पशन किसी को भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। In case of post of which promotion course has been prescribed as a prerequisite condition to promotion, the employee may be allowed to avail 3 chances to pass the courses at the cost of administration. More chances, if any allowed, should be at the cost of employee himself. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है जो जनरली हम बहुत कम लोगों को मालूम है कि किसी भी आदमी का प्रमोशन हुआ, फॉर एग्जांपल 42 से 46 स्टेशन मास्टर में हुआ, अगर वहाँ मैंडेटरी है सपोज, तो हमने उसको भेज दिया, वो फेल होकर आ गया। ठीक है, फिर दोबारा नेक्स्ट जब भी उनका वो होगा, बैच होगा, उसमें फिर जाएगा, तो कितनी बार भेजना है, कितनी बार करना है, उसमें कंफ्यूजन रहता है कि पता चला आदमी को प्रमोशन लेना नहीं है लेकिन आराम से ट्रेनिंग कर रहा है, फ्री घूम रहा है आराम से। तो इसमें बोर्ड ने ये अच्छी बात बता दी कि कोई भी आदमी प्रमोशन कोर्स में 3 चांस उसको मिलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, उसके बाद भी अगर पास नहीं होता और आगे कंटिन्यू करता है तो वो अपनी कॉस्ट पे जाएगा। ठीक है, अगला है प्री प्रमोशनल ऑब्लिक प्रमोशनल कोर्सेज मेड मैंडेटरी फॉर प्रमोशन टू 18 सेफ्टी कैटेगरी लिस्ट एनेक्सर टू बोर्ड्स लेटर नंबर। ये हमारे जितने भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एवेन्यू ऑफ चलन चलते हैं, उस एवेन्यू चलन में जो सेफ्टी कैटेगरी है, एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेफ्टी कैटेगरी कौन कौन सी है। तो सेफ्टी कैटेगरी जैसे मैं इसको मैंने निकाला हुआ है यहाँ पर, ये है सेफ्टी कैटेगरी। इसमें ये रेलवे बोर्ड ने ये लेटर निकाला हुआ है, 2000 आरबी नंबर है 25/2002, डेट है 25/2। इसमें बताया हुआ है, रिपोर्ट ऑफ रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज शुड बी लिंक टू प्रमोशन। ये इन्होंने सजेशन दिया है सेफ्टी रिव्यू कमेटी की, जो सेफ्टी कैटेगरी है प्री प्रमोशनल प्रमोशनल कोर्सेज शुड बी मेड मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी हो गया, कंपलसरी फॉर प्रमोशन ऑफ द 18 सेफ्टी कैटेगरी लिस्ट एट एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में लिस्ट किया हुआ है आपका कि कौन कौन सी कैटेगरी है। मैं आपको नीचे ले आता हूँ, मैं ये आपकी कैटेगरी एनेक्सर 1 में स्टेशन मास्टर, गार्ड, केबिन मैन, स्विचमैन, सेक्शन कंट्रोलर, यार्ड मास्टर, ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर, डीजल असिस्टेंट, जेई एसएससी, सुपरवाइजर, ट्रैक मेंटर, जेई ईएसएम, एमएसएम, ये पूरा ये 18 कैटेगरी हैं जो सेफ्टी कैटेगरी बताई है। इसमें पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ आपको, देखिए आपको मैंडेटरी बताया हुआ है यहाँ पर इस प्रमोशन के लिए, यहाँ नॉन मैंडेटरी है, इस तरह का आपको सब में बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ आपको मैंडेटरी कहाँ नहीं है। तो जो मैंडेटरी बताया हुआ है वहां आपको बिना प्रमोशनल ट्रेनिंग के, प्रमोशनल कोर्स किए आप एम्प्लॉय का प्रमोशन नहीं कर सकते हो। प्रमोशन करने के बाद ही, प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स देने के बाद ही, उसमें पास होने के बाद ही एम्प्लॉय प्रमोशन ले पाएगा, तब तक नहीं ले पाएगा, इसका ये मतलब है। तो ये जैसे सब्जेक्ट हम सिलेक्शन का कर रहे हैं, तो सिलेक्शन में जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने पैनल बना दिया है और कहीं भूल गए हो आप, गलती से आपने प्रमोशन ऑर्डर निकाल दिया है तो गलत होगा। अगर सेफ्टी कैटेगरी है, प्री प्रमोशनल कोर्स जरूरी है, तो आपको पहले प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग में भेजना पड़ेगा, उसमें से पास होंगे वही आ पाएंगे, इसमें प्रमोशन दे पाएंगे, अन्यथा आप दे नहीं पाओगे। ठीक है, कोई डाउट? चला गया। अगला है 23 नंबर, इरोनस प्रमोशन। इरोनस प्रमोशन मतलब आपने कोई प्रमोशन गलत दे दिया, आपको प्रमोशन में गलती देखिए, गलत आपका प्रमोशन हो गया, तो उसके बारे में जो नियम है वो इसमें बताया हुआ है 23 नंबर में। समटाइम ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एरर द स्टाफ इज ओवरलुक फॉर प्रमोशन टू द हायर ग्रेड। मतलब कई बार क्या था, सीनियरिटी गलत बन गई, तो जो आदमी सीनियर था जूनियर नीचे रह गया और रह गया प्रमोशन के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन गलती की वजह से
ऐसा होता है कि आदमी जो है स्टाफ है वो ओवरलुक्ड हो जाता है, वो हम उसको दे नहीं पाते। दिस कुड बी आइदर ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग असाइनमेंट ऑफ रिलेटिव सीनियरिटी ऑफ द एलिजिबल स्टाफ और फुल fact of not being placed before the competent authority at the time of ordering promotion or some other reason। किसी भी रीजन से या तो सीनियरिटी गलती हो या किसी वजह से उसका नाम ही रह गया हो, हम अथॉरिटी के सामने पुट अप नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से वो उसका नाम रह जाता है। ब्रेडली लॉस ऑफ सीनियरिटी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एरर कैन बी 2 टाइम्स। दो तरह की होती है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एरर, बताइए। पहला है वेयर पर्सन हैज नॉट बी प्रमोटेड एट ऑल बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरर। दूसरा है वेयर ए पर्सन हैज बीन प्रमोटेड बट नॉट ऑन द डेट फ्रॉम विच ही वुड हैव बीन प्रमोटेड बट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एरर। इसमें दो तरह की एरर होगी। एक तो एम्प्लॉय को प्रमोशन मिल जाना चाहिए लेकिन अभी तक मिला ही नहीं आज तक। तो एक होता है कि 2018 में मिलना चाहिए लेकिन आपने 2020 में दिया, उसको डिले में दिया आपको, है ना। तो दोनों रीजंस आते हैं इसमें कि आपको या तो उसको दिया ही नहीं या लेट दिया है, ठीक है। Each case should be dealt with its own merit. The staff who have lost promotion on account of administrative error should be promoted should on promotion be assigned correct seniority। कि इस तरह के मामले को जो भी है मेरिट पे हम डील करेंगे, और जिस स्टाफ को प्रमोशन का लॉस हुआ है उसको हम प्रमोट करेंगे और उसकी सीनियरिटी करेक्ट, जिसे जूनियर के साथ उसको सीनियरिटी को हम एडजस्ट करेंगे, करेक्ट करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ प्रमोशन। डेट का प्रमोशन ऑब्वियसली जो सीनियर का प्रमोट नहीं कर रहा है तो डेट तो डिले हो जाएगी, लेकिन जो उसका इमीडिएट जूनियर था उसके ऊपर उसका नाम रखेंगे और उसको परफॉर्मा फिक्सेशन देंगे, लिखा पे इन द हायर ग्रेड ऑफ द प्रमोशन में भी फिक्स परफॉर्मा एट द प्रॉपर टाइम। तो उसको परफॉर्मा प्रमोशन दिया जाएगा और फिर द एनहांस पे मे बी अलाउड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल प्रमोशन। परफॉर्मा का मतलब होता है चूंकि उसने हायर शोल्डर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की तो हम उसको सीनियरिटी में नाम दे देंगे और पे भी उस दिन से ही देंगे जिस दिन से वो प्रमोट हुआ है, बैक डेट से। मान लीजिए आप 2020 में किसी को प्रमोशन दिया है, उसका ड्यू 18 से था, तो 18 में जो जूनियर बंदा रहा जिस डेट को, मतलब सपोज अभी जून आज 4 तारीख है, 6 आज 5 तारीख है, 5 जून को जूनियर ने ज्वाइन किया 18 में, इसको भी 5 जून का ही दिखाएंगे हम, 5 जून से इसका पे फिक्सेशन कर देंगे जो भी इंक्रीमेंट देने का रूल है। लेकिन एक्चुअल वो जो है आज की तारीख से जिस भी तारीख से उस मांग अपना मेमो निकाला, जिस तारीख से उसने ज्वाइन किया, सॉरी प्रमोशन में ज्वाइन करना पड़ेगा, जिस दिन से उसका रिजम्पशन होगा उस दिन से उसको एरियर्स मिलेगा, उसको एक्चुअल पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वही मना किया है, नो एरियर्स ऑन दिस अकाउंट शैल बी पेएबल एज ही डिड नॉट एक्चुअली शोल्डर द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हायर पोस्ट। चूंकि उसने हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं की, इसको एरियर्स नहीं दिया जाएगा। In pursuance of Rule 1326 R2 1987 edition, the following provisions shall govern the pay and increment of the railway servant whose promotion or appointment in the substantive or operating capacity to a post is later found to be on the basis। ये कुछ नियम बताए हुए हैं कि प्रोविजंस है। क्या प्रोविजंस है? द ऑर्डर ऑफ नोटिफिकेशन प्रमोशन और अपॉइंटमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट शुड बी कैंसिल। जैसे ही मालूम चलता है कि आदमी का जो प्रमोशन था, किसी का जो गलत आदमी का पैनल में नाम आ गया है और हमको मालूम चला है कि तो तुरंत हम उसके ऑर्डर को कैंसिल करेंगे। द ऑर्डर ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ प्रमोशन और अपॉइंटमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट शुड बी कैंसिल्ड एज सुन एज ब्रॉट आउट द नोटिस ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जैसे अथॉरिटी को मालूम चलेगा, जानकारी में आएगा कि गलत है, वो ऑर्डर को सच प्रमोशन कैंसिल करना पड़ेगा। That such promotion and appointment has resulted from a factual error। जो factual error के बस मालूम चला हमको तो उसको हम कैंसिल करेंगे। The railway servant concerned should immediately on such cancellation be brought to the position which he would have held but for his incorrect order of promotion। मतलब गलती से जहां आ गया वहां ने कहा, जब एक्चुअल में जहां होना चाहिए था वो, उसको हम वापस वहां के वहीं पोजीशन पे उसको देंगे, इसको निकाल के हटा के, ठीक है। अब ये पूरा डिटेल गाइडलाइंस बताइए, 1954 का सर्कुलर है, उसके हिसाब से हमको डील करना है कि कैसे हमको उसको बैक करना वो करना है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि सर्विस रेंडर बाय द रेलवे सर्वेंट कंसर्न इन द पोस्ट टू विच ही वाज रॉन्गली प्रमोटेड एक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ एरर शुड नॉट बी रिकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीमेंट। जो सर्विस उसने काम किया उस सर्विस को काउंट नहीं किया जाएगा किसी भी तरह से, किसी भी पर्पस में। ये वही बताया हुआ है कि जो भी गलत प्रमोशन होता है उसको किसी भी उसमें हम काउंट नहीं करेंगे किसी बेनिफिट के लिए। Any consequential promotion or appointment of other railway servant made on the basis of incorrect promotion or appointment of a particular railway servant will also be regarded as erroneous। इसके साथ अन्य लोगों का भी कोई प्रमोशन और अपॉइंटमेंट हुआ उस सबको इन जो भी है गलत ही माना जाएगा। And such cases will also be regulated on the lines of indicated in the preceding। इसके अलावा और भी लोग बंदे हैं इस तरह के गलत प्रमोशन, सबको सेम तरह से ट्रीट किया जाएगा। Except where the appointing authority is railway board or president, the question whether promotion appointment of a particular railway servant to a post which erroneous
और नॉट शुड बी डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी नेक्स्ट हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये बता रहा है कि अगर रेलवे बोर्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी रेलवे बोर्ड या प्रेसिडेंट है उनको छोड़ दिया जाए, उसके अलावा कोई भी अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है दो के अलावा, तो कोई भी प्रमोशन जो है रेल एम्प्लॉय को दिया वो सही है गलत है ये डिसाइड करेगी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नेक्स्ट जो अथॉरिटी हायर अथॉरिटी, ठीक है ना। जिस अथॉरिटी ने इसको पैनल अप्रूव किया वो तो आपको मालूम है वो नहीं करेगी, उसके बाद नेक्स्ट अथॉरिटी। लेकिन अगर रेलवे बोर्ड अगर खुद है प्रेसिडेंट है तो वेयर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज रेलवे बोर्ड प्रेसिडेंट द डिसीजन शुड रेस्ट विद द प्रेसिडेंट एंड शैल बी फाइनल। जहां अपॉइंटिंग अथॉरिटी रेलवे बोर्ड या प्रेसिडेंट है तो वहां प्रेसिडेंट ही के पास ही डिसीजन रहेगा और उनका ही फाइनल माना जाएगा। The cases of erroneous promotion oblique appointment in a substantive and officiating capacity should be viewed with serious concern and suitable disciplinary action should be taken against the officer and staff responsible for such erroneous promotion or appointment। कहा गया है कि इस तरह के मामले में मामले को बहुत सीरियसता गंभीरता से लिया जाएगा और उसके उस मामले में जो भी लिप्त पाए जाएंगे स्टाफ और ऑफिसर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अगला है चौथा 24 है प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड इन केस ऑफ प्रमोशन टू रेलवे एम्प्लॉइज हु आर अंडर सस्पेंशन एंड अगेंस्ट हुम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग एंड प्रोसिक्यूशन हैव बीन इनिशिएटेड एंड हुज कंडक्ट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। प्रमोशन में जैसे मैंने बताया है कि कई सारी बातें आती है, असेसमेंट की हमने बात की, कितने लोगों को बुलाना बात की, फिर प्रमोशन देने से पहले विजिलेंस क्लियरेंस को लेना ये बात की मैंने। प्रमोशन देने से पहले ये भी चेक करना पड़ेगा क्या प्रमोशनल ट्रेनिंग जरूरी है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारी चीजें हम जो प्रमोशन में बातें ध्यान रखनी पड़ती है, उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होती है कि किसी भी आदमी का सिलेक्शन हम कर रहे हैं और सिलेक्शन में जो लोग जोन ऑफ कंसिडरेशन में है, जो पैनल पे आने वाले हैं खासतौर से, उनका कोई डीआर चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो एक इश्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन का पार्ट है। वो देखे बिना हमने किया तो हमारा पूरा सिलेक्शन इंफ्रक्चेज हो जाता है यानी गलत हो जाता है। तो उसमें रेलवे बोर्ड ने बताया कि इसके लिए रेलवे बोर्ड ने जो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकाली है, ये सारी गाइडलाइंस का लेटर नंबर दिए हुए हैं, वो डिटेल नहीं बताया हुआ है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये मैंने निकाला हुआ है इसमें जो है ये वाला कि कोई भी रेलवे सर्वेंट का जो है अपने ग्रुप सी एम्प्लॉय है उसका जब सिलेक्शन के टाइम पे अगर उसके खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन डीआर चल रहा है उसको कैसे डील करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा, काफी लंबा सर्कुलर है। उसमें मोटी मोटी बात बता दूं, किसी भी कोई भी प्रमोशन इसमें बताया हुआ ग्रुप डी टू सी विद इन ग्रुप सी एंड ग्रुप डी टू बी सिलेक्शन में हमको क्या करना है, सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में क्या करना है। कोई भी जो एम्प्लॉय है अगर वो निम्नलिखित मामलों में पेंडिंग है उनके खिलाफ, जैसे ये वन है रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन यानी कर्मचारी सस्पेंशन में है। दूसरा है रेलवे सर्वेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ होम ए चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी हैज बीन इश्यूड एंड द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, यानी किसी कर्मचारी के खिलाफ मेजर पेनल्टी चार्जशीट इश्यू हो चुकी है। यह ध्यान रखना है, इश्यू होने वाली इश्यू होने में बहुत अंतर होता है। अगर इश्यू हो चुकी है और तो उसको हम डीआर पेंडिंग माना जाएगा। और तीसरा है रेलवे सर्वेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग। आपको सिर्फ तीन ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है जहां ग्रुप सी की हम बात करें प्रमोशन देगा। पहला कंडीशन आपका हो जाएगा सस्पेंशन है, अदर अंडर सस्पेंशन SF1 इश्यू कर चुके हैं, मेजर पेनल्टी चार्ज SF1 इश्यू हो चुकी है, और तीसरा किसी का क्रिमिनल केस पेंडिंग चल रहा है। ये तीनों मामले बता दूं प्रमोशन और MSCP दोनों में आते हैं। अगर ये तीनों में कोई भी एक पेंडिंग है अगर, तो हमको उसका प्रमोशन नहीं देना है, उसको पेंडिंग रखना हमारे को, ठीक है। इसके अलावा कई बार एक डाउट आता है कि माइनर पेनल्टी पेंडिंग चल रही है या SF11 इशू कर रखा है, तो SF11 का सिलेक्शन के प्रमोशन में कोई इफेक्ट नहीं आता। आपने अगर SF11 चल रही है, SF11 में अगर चार्जशीट दे भी दी तो भी उसका इफेक्ट नहीं आता। लेकिन हाँ अंडर गोइंग में जैसे आप बता रहे हैं उसका इंक्रीमेंट बंद पड़ा हुआ है, तब जब तक अंडर गोइंग पेनल्टी है तो हम उसका प्रमोशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये इश्यू आया कि अभी इंक्रीमेंट स्टॉक पर रखा और अभी जून चल रहा है और इंक्रीमेंट अगले महीने होगा, तो हम प्रमोशन अभी दे सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन में है उसके प्रमोशन पे इफेक्ट आएगा, वरना उस पर नहीं आता। तो ये बता दिया मैंने ब्रीफ। बाकी इसका लंबा प्रोसीजर है, कब देना है, क्या NIP दी, किस NIP का क्या फर्क पड़ेगा, वो काफी लंबे डिटेल प्रोसीजर है। उसके लिए आपको 13/93 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यह है डाइवर्जन ऑफ अनफिल्ड वैकेंसीज टू LDC, GDC और DR कोटा। हमारे यहाँ जैसा आपको मालूम है कि हम जब AVC में चलते हैं तो उस AVC में प्रमोशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए अलग अलग प्रोविजन दिया हुआ है। प्रमोशनल 100% प्रमोशनल कोटा होता है, कुछ के अंदर 50% प्रमोशनल होता है, 50% DR कोटा होता है। कुछ में ऐसा होता है कि कुछ % LDC कोटा होता है, प्रमोशनल कोटा होता है और DR कोटा, तीनों होते हैं।
तो जैसा मैंने बोला है कि अलग-अलग कैटेगरी में जैसे डीआर कोटा, प्रमोशनल कोटा और एलडीसी कोटा अलग-अलग कोटा होता है। उसके बारे में जस्ट बताया हुआ है कि व्हेनेवर वैकेंसीज रिमेन्स अनफिल्ड इन प्रमोशनल कोटा, द सेम मे बी कैरी फॉरवर्ड टू एलडीसी/जीडीसी इफ एनी एंड अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ एलडीसी/जीडीसी मे बी कैरी फॉरवर्ड टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा टू नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन। कोई भी हम प्रमोशन करते हैं, अगर 3 कोटा है उसके अंदर, एक प्रमोशनल कोटा होता है, एलडीसी होता है और डीआर कोटा होता है। तो सबसे पहले हम जनरली प्रमोशन कोटा ही भरते हैं और भरना भी पहले प्रमोशन कोटा होता है, यानी कि हमने एलडीसी पहले कर ली। तो रूल ये है कि कभी अगर प्रमोशन कोटा और एलडीसी है तो पहले आपको प्रमोशन कोटा में जो एम्प्लॉय हैं, क्योंकि प्रमोशन कोटा हमेशा सीनियर लोगों से भरा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रमोशनल कोटा आप भर रहे हो तो पहले प्रमोशनल कोटा भर के, ताकि जो सीनियर एम्प्लॉय पहले प्रमोट हो जाएंगे, फिर एलडीसी वाला करेंगे, तो एलडीसी में नीचे कोई भी आदमी एग्जाम पास करके वो आएगा। तो यही बताया कि जब प्रमोशनल कोटा हम भरते हैं तो प्रमोशनल कोटा में अगर वैकेंसी खाली रह जाती है, सपोज आपका 10 वैकेंसी है प्रमोशनल कोटा में और 10 आपकी एलडीसी में है और 10 आपके आरआरबी में, सपोज ऐसा कर लेता है आरआरबी, तो आपने 10 में से आपकी मान लो 5 ही पोस्टें भरी है, आपकी भरी नहीं, तो अब ये 5 पोस्टें आप एलडीसी में ले जाएंगे और एलडीसी 10 थी और 10 के 5 15, तो नीचे से 15 लोगों को मौका मिलेगा प्रमोशन होने के लिए, और किसी वजह से उसमें भी आपकी 10 खाली रहेगी, 15 में से 5 ही भरी है आपकी एलडीसी में भी, तो जो बचेगी 10 वो आपके आरआरबी में चले जाएगी। आरआरबी जो 10 थी, अब ये 10 और जुड़ के 20 के लिए आप आरआरबी को इंटेंड करोगे। ये तरीके से हम अपनाएंगे तो अपनी सारी पोस्टें टाइमली फिलअप हो जाएगी। In addition to what has been indicated in the circular in respect to SC/ST candidate, other instruction prescribed in the brochure on reservation for SC/ST concerning promotion। SC/ST के बारे में जो बताया हुआ है कि क्या-क्या रूल लागू होता है, इसके अलावा SC/ST के लिए क्या-क्या बेनिफिट हैं, क्या-क्या उनके लिए नियम है, उसके लिए ब्रोशर ऑन रिजर्वेशन फॉर SC/ST को भी आपको ध्यान में लाना पड़ेगा, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ताकि प्रमोशन के कंसर्न में उनके क्या-क्या नियम है उनको भी आपको फॉलो करना है। जैसे डीआर के लिए लिखा था, ये सर्कुलर पढ़ना है, आपको फॉलो करना है, उसी प्रकार प्रमोशन के लिए भी SC/ST के मामले में ब्रोशर को पढ़ के अब आगे उस पर डिसाइड करना है आपको। ये आपका यहाँ कंप्लीट खत्म हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे खत्म करता हूँ मैं।